हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका लर्न एंड फन कॉमर्स चैनल की सेवाओं में। तो 12वीं क्लास के बच्चों, आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स से गवर्नमेंट बजट का चैप्टर एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। यानी सिर्फ इसी क्लास के अंदर आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। एमसीक्यू का क्वेश्चन यहां से आ सकता है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बन सकता है। अच्छा, ये बजट की बात हो रही है और वो भी गवर्नमेंट के। तो कौन सी गवर्नमेंट ये बता दूं, हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में बात हो रही है। तो इस बजट को हम प्यार से सेंट्रल बजट भी बोल सकते हैं, इसको हम यूनियन बजट भी बोलते हैं। अब हमारे देश की सरकार में बहुत सारे मंत्री होते हैं, उसमें से एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो हमारे देश की सरकार का फाइनेंस मिनिस्टर, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर, हर साल गवर्नमेंट बजट बनाता है। बनाता क्या, अप्रूव करता है इसको, पार्लियामेंट में जाकर बताता है पूरे देश की जनता को, न्यूज़पेपर में छपा हुआ मिलता है। आखिर ये बजट लेकिन होता क्या है, ये आज की क्लास का चर्चा है। भाई, हमारे देश की सरकार काफी सारी जगह पर पैसे खर्च करती है और पैसा वसूलती भी हम लोगों से, टैक्स की फॉर्म में, फीस की फॉर्म में, फाइन की फॉर्म में। किसी का हेलमेट का चालान कट जाता है, किसी का सीट बेल्ट का चालान कट जाता है, अलग अलग तरीके के फाइन भरने पड़ते हैं। तो सरकार के पास पैसा आता भी है और सरकार को पैसा खर्च भी करना पड़ता है। वहां से इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ये एक लिस्ट बनाई है, ये गवर्नमेंट के खर्चे हैं दोस्तों। लिखा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हमारे देश की सरकार इतनी सारी जगह खर्चा करती है, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे करती है, पेन का कलर चेंज करते हैं, पेंशन भी अपने एम्प्लॉइज को पे करती है। अगर सरकार ने लोन लिया है तो ब्याज देती है सरकार, इंटरेस्ट बोलते हैं ना। सरकार लोन ले सकती है, सेंट्रल बैंक से ले सकती है और विदेशों की गवर्नमेंट से भी ले लेती है लोन, ठीक है, सब ले सकते हैं। डिफेंस की सर्विसेज पर खर्चा करती है, आर्मी पर खर्चा करती है। भाई, हेल्थ सर्विसेज पर फ्री में हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज में जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, खर्चा वहां पर भी कर रही है हमारे देश की सरकार। अब बिल्डिंग बनवाती है, रोड बनवाती है, फ्लाईओवर बनवाती है, ब्रिज बनवाती है। बिल्डिंग कौन सी, स्कूल की भी, हॉस्पिटल की भी, तो उन पर सरकार खर्चा कर रही है। कंस्ट्रक्शन का नाम ले दो, चाहे स्कूल बिल्डिंग का या हॉस्पिटल की बिल्डिंग का, ऐसे छोटे मोटे खर्चे मैंने आपको गिनाए। इसके अलावा बहुत सारे खर्चे हैं जो हमारे देश की सरकार करती है। लेकिन क्या सरकार जनता से पैसा नहीं वसूलती? वसूलती है। कैसे वसूलती है? हमें देने पड़ते हैं हमारे देश की सरकार को टैक्सेस, टैक्स पे करते हैं हम। कई बार फीस पे करनी पड़ती है किसी काम के लिए। आप जाओगे तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो या फिर लाइसेंस बनवाना हो तो फीस पे करनी पड़ती है। ड्राइविंग लाइसेंस आपने बनवाया हो या बनवाने वाले होंगे तो आपको पता लगेगा। कभी कभी चालान कट जाए तो फाइन पे करना पड़ता है। ये बड़ी मस्त लेवल की रिसिप्ट है सरकार के लिए। देखो, रिसिप्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं दोस्तों। हमारे देश की सरकार को जहां जहां से माल मिलता है, पैसा मिलता है, उसको गवर्नमेंट रिसिप्ट बोलते हैं। अब किसी प्रॉपर्टी का अगर कोई मालिक ना बचाओ, मालिक नहीं बचाओ तो उसका कोई कानूनी उत्तराधिकारी ना बचाओ, लीगल हेयर ना बचाओ, तो उसका कोई मालिक नहीं है प्रॉपर्टी का, तो गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेती है। तो ऐसी रिसिप्ट को बोलते हैं दोस्तों एस्चीट। बड़ी इंपॉर्टेंट है और स्पेशल है, तो ध्यान रखना। सरकार जैसे इंटरेस्ट देती है पेमेंट के तौर पर, तो जिनको लोन दिया है उनसे सरकार इंटरेस्ट ले भी लेती है। तो इंटरेस्ट एक रिसिप्ट भी हो सकती है। ये एक्सपेंडिचर है तो इंटरेस्ट पेमेंट लिखेंगे, और रिसिप्ट है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड लिख सकते हैं। सरकार की कंपनी को प्रॉफिट भी होता है, और अगर गवर्नमेंट ने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो वहां से प्रॉफिट का हिस्सा सरकार लेती है, जिसको डिविडेंड बोलते हैं। गवर्नमेंट कभी कभी लोन ले लेती है। या एक और इंपॉर्टेंट रिसिप्ट है सरकार की, डिसइन्वेस्टमेंट। या डिसइन्वेस्टमेंट नाम का जो शब्द है वो सिर्फ सरकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नमेंट जब अपनी कंपनी का एक हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेच के पैसे कमाती है ना, तो उन पैसों की रिसिप्ट को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें सरकार ने अपनी कंपनी का एक हिस्सा बेच दिया। अब इंपॉर्टेंट बात यार ये है कि हर साल हमारे देश की सरकार अंदाजा लगाती है कि आने वाले ईयर में सरकार को कितने कितने पैसे मिलेंगे, यानी कितनी कितनी गवर्नमेंट की रिसिप्ट होने वाली है, और ये कहां कहां सरकार खर्चा करने वाली है। तो सरकार हर साल अंदाजा लगाएगी। अंदाजा लगाएगी तो कहीं ना कहीं लिखती है। लिखती कैसे है, एक आइडिया देता हूं आपको। गवर्नमेंट मान लो इस तरफ लिख रही है अपने खर्चे, मैंने एक्सपेंडिचर शॉर्ट में लिख दिया, और एक तरफ लिख रही है कि कहां कहां से पैसा आएगा, रिसिप्ट यहां लिख दिया, ठीक है जी, बीच में डाल दी लाइन। तो सरकार एक लिस्ट बनाएगी, इधर लिखेगी बहुत सारे अपने खर्चे, इधर लिखेगी अपनी बहुत सारी रिसिप्ट्स, और यहां पर टोटल कर देगी उनका अमाउंट, है ना। ये पैसों की लिस्ट है, और जो पैसों की लिस्ट होती है उसको फाइनेंशियल लिस्ट बोलते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। दोस्तों, ऐसी ही स्टेटमेंट को बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। कितना आसान हो गया ना बजट का मीनिंग। गवर्नमेंट बजट एक पैसों की स्टेटमेंट है जिसमें लिखा होता है सरकार के आने वाले साल के कौन कौन से खर्चे होंगे और कितने कितने खर्च होंगे और कौन कौन सी रिसिप्ट्स होगी सरकार के पास। यह सिर्फ अंदाजा होता है। अंदाजे को बोलते हैं एस्टिमेटेड। एस्टिमेट करना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होती।
आप मान लो एस्टिमेट कर रही है सरकार ये, तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स है और एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स है, गवर्नमेंट आइडिया लगाती है। मतलब एग्जैक्ट ये होगा या नहीं होगा वो तो जब वो आने वाला साल क्लोज आएगा, नजदीक आएगा, उस दिन पता लगेगा एक्चुअल डे पर कि उतना खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये अंदाजे ही लगते हैं एक तरीके से। आइडिया लगाना बहुत बढ़िया होता है ना, तो एक प्लान का हिस्सा हो गया। तो इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चाहे रजिस्टर में बना लो, चाहे किताब में बना लो, चाहे कंप्यूटर में बना लो, चाहे लैपटॉप में बना लो, इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। तो अभी जब ये क्लास आप देख रहे हो, इस साल हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन। तो वो लैपटॉप लेकर आती है पार्लियामेंट में और लैपटॉप में से पढ़ पढ़कर लोगों को बताती है और मीडिया के थ्रू हमारे देश की जनता को बताती है कि कहां कहां हमारे देश की सरकार पैसा खर्च करेगी और कहां कहां से पैसा कमाएगी। तो इसके अंदर ही बताते हैं कि टैक्स बढ़ाना है या कम करना है, सरकार को फायदा होगा टैक्स से या नहीं होगा, वो सब चीजें। तो एक मीनिंग आप जान लो एक बार, आसान भाषा के अंदर लिखा है मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो ये गवर्नमेंट बजट का मीनिंग दोस्तों यहां पर लिखा है, इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पैसों की स्टेटमेंट है, ऑफ द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रिसिप्ट। अंदाजा लगाए गए खर्चे और अंदाजा लगाई गई रिसिप्ट्स की, किसकी, वो भी ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। यहां पर फिस्कल ईयर लिखो या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम लिखो या ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर लिखो या ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर लिखो, एक ही बात है। कोई आपसे पूछ ले फिस्कल ईयर की ड्यूरेशन क्या होती है, तो दोस्तों ये 1 अप्रैल से लेकर अगले साल की 31 मार्च तक होती है। तो 1/4 से लेकर 31/3 लिख दिया। अब आप देख रहे हो, एक मेन चीज आपको बताऊं, मान लो सरकार ने आइडिया लगाया कि गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर 100 रुपए के होंगे। अभी एग्जांपल है, आइडिया लगा रही है कि आने वाले टाइम में सरकार अगले साल 100 रुपए खर्च करेगी, ठीक है। और गवर्नमेंट को रिसिप्ट के तौर पर, चाहे कहीं से भी आए रिसिप्ट, वो रिसिप्ट कितनी सारी हो सकती है देख लो, इतनी सारी हो सकती है। सरकार को रिसिप्ट के तौर पर पब्लिक से 80 रुपीज मिलेंगे, कहीं से भी इकट्ठा कर रही है, चाहे पब्लिक है चाहे कुछ और है। तो देख रहे हो, सरकार खर्चे ज्यादा करेगी और सरकार को रिसिप्ट कम होगी, तो यहां सरकार को 20 रुपए की शॉर्टेज है। यह आइडिया लग सकता है। इस 20 रुपए की शॉर्टेज को दोस्तों डेफिसिट बोलते हैं। डेफिसिट का मतलब नुकसान मान के चल सकते हो आप, लॉस की तरह है ये, बट लॉस उसके लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा हो, लेकिन सरकार तो सोशल वेलफेयर करती है, तो जो सोशल वेलफेयर करते हैं उसके नुकसान को डेफिसिट बोलते हैं और उसके फायदे को सरप्लस बोलते हैं। तो सरकार के खर्चे ज्यादा है और रिसिप्ट कम है, तो उस सिचुएशन को बजट का डेफिसिट बोलेंगे। लेकिन अगर आइडिया ये लगाया गया होता कि सरकार के खर्चे 80 रुपए होंगे लेकिन सरकार को मिलेंगे 100 रुपए, रिसिप्ट इधर लिख रहा हूं ना, तो सरकार को यहां 20 रुपए का फायदा है, तो इस 20 रुपए के फायदे को दोस्तों बोलते हैं बजट सरप्लस। ध्यान रखना। तो बजट डेफिसिट वो सिचुएशन जहां पर सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा, टोटल रिसिप्ट कम, और बजट सरप्लस वो सिचुएशन जहां पर गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट्स ज्यादा और सरकार के खर्चे कम। लेकिन गवर्नमेंट ये भी तो आइडिया लगा सकती थी कि 100 रुपए खर्चेगी तो 100 रुपए सरकार को मिलेंगे, तो यहां पर ना तो फायदा ना नुकसान, तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। ये क्यों कराया मैंने, सुनो। गवर्नमेंट बजट के 3 टाइप होते हैं, एक बजट डेफिसिट, एक बजट सरप्लस और एक बैलेंस बजट। तो तीनों की डेफिनेशन आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर टाइप्स ऑफ बजट आप देख लो। अगर आप बोलोगे कि सर जो आप लिख रहे हो यहां पर उसके नोट्स मुझे कैसे मिलेंगे, तो आपको बताता हूं, लर्न एंड फन कॉमर्स चैनल है टेलीग्राम की एप्लीकेशन पे, वहां पर उस चैनल को ज्वाइन करोगे तो आपको जो भी मैं यहां लिखता हूं उसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा टेलीग्राम पे ये पीपीटी है जो मैं लिख रहा हूं ना, इसको पीपीटी बोलते हैं, और मेरे निशान के साथ जैसे जैसे मैं लिखता हूं तो उसको अनोटेड पीपीटी बोलते हैं। तो अनोटेड पीपीटी आपको टेलीग्राम के चैनल पे पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगी आसानी से। और चीजें अगर लग रहा है कि आपको लव सर सही से समझा रहे हैं, बढ़िया ओके रिपोर्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम दिक्कत डाउट बता दो, मैं कमेंट पढ़ता हूं, उसका रिप्लाई करूंगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने बता दिया 3 तरीके के गवर्नमेंट बजट होते हैं, एक में बैलेंस आ जाए, एक सरप्लस में पहुंच जाए और एक में डेफिसिट हो जाए। तीनों की डेफिनेशन इस तरीके आपके सामने लिखी है, तो यहां पर एक बार डेफिनेशन पे गौर डालते हैं। बैलेंस बजट कौन सी सिचुएशन होती है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स इन द गवर्नमेंट बजट आर इक्वल टू ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो, ठीक है। और सरप्लस बजट क्या होता है? जब सरकार के टोटल रिसिप्ट्स ज्यादा हो, तो वो सिचुएशन जहां पर टोटल रिसिप्ट्स इन द गवर्नमेंट बजट इज ग्रेटर
देखना ग्रेटर लिखा है ना, ग्रेटर देन टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और डेफिसिट बजट की बात करें तो वो सिचुएशन जहां पर गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट ये लिखी है वो टोटल एक्सपेंडिचर से कम हो, तो लिखा है लेस देन, ठीक है जी। मतलब एग्जैक्ट पढ़ के सुनाना जरूरी नहीं है, आपके सामने चीजें लिखी हैं तो आप वीडियो को पॉज करके सही से पढ़ भी सकते हो। अगर आप खुद पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से दिमाग में आती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जो बताऊंगा, ये तो बजट के टाइप भी हो गए। सरकार हम लोगों से पैसा वसूलती है टैक्स की फॉर्म में। टैक्स के ऊपर एक बार चर्चा करते हैं क्योंकि टैक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। फिर बजट की क्लासिफिकेशन करके बताऊंगा तो वहां पर टैक्स और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो दोस्तों आपने भी बहुत नाम सुने हैं कि ये टैक्स वो टैक्स, तो टैक्स के बारे में देखो, इनकम टैक्स जो हम इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर सरकार को देना पड़ता है। सभी लोग इनकम टैक्स नहीं देते, सरकार ने दायरा लिमिट बना रखी है इनकम टैक्स पे करने की। हर साल वो बदल भी सकती है और कभी कभी बदलती भी है। तो जिसकी गरीब लोगों पर सरकार इनकम टैक्स बेसिकली नहीं लगाती, जितना अमीर होता है उतना ज्यादा इनकम टैक्स होता है। घर की प्रॉपर्टी हाउस टैक्स, उसके ऊपर सरकार को हम हर साल पैसा देते हैं। घर के अलावा जहां पर तुम्हारा रेजिडेंस है, आधार कार्ड बना हुआ है, उसके अलावा अगर तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी है उसके ऊपर सरकार टैक्स मांगती है, प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं। अगर तुम किसी को गिफ्ट दोगे और गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो सरकार बोलती है कि 2% इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा उस बंदे को जो गिफ्ट दे रहा है, उसको गिफ्ट टैक्स बोलते हैं। दुकानदार सामान बेचता है, सेल्स करके पैसे कमाता है, तो उस पैसों पर जो टैक्स लगता है वो सेल्स टैक्स। एक्साइज ड्यूटी टैक्स ऑन प्रोडक्शन है एक्चुअली। तुम कोई भी सामान बना लो, कोई भी चीज प्रोड्यूस कर लो, और प्रोड्यूस करने के ऊपर सरकार को हमें पैसे देने पड़ते हैं, उन पैसों को बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। कस्टम ड्यूटी इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड। सर्विस टैक्स, आप कोई सर्विस हायर करो, चाहे वो मोबाइल फोन की सर्विस हो या फिर डीटीएच सर्विस हो, कोई डिश टीवी, एयरटेल, डिजिटल ऐसा कुछ लगवा रखा हो, तो देखना जब आप रिचार्ज करवाते हो तो उसके बिल में सर्विस टैक्स लिखा होता है। होटल में जाओगे, खाना खाओगे तो उसका जो बिल आएगा उसमें सर्विस टैक्स लिखा होता है। तो कोई भी सर्विस लेने पर, मूवी थिएटर में या सर्कस में, सर्कस में नहीं, मूवी थिएटर में पिक्चर देखने जाओगे, मूवी देखने जाओगे या सर्कस देखने जाओगे तो उसकी टिकट पर लिखा होता है सर्विस टैक्स। और वैल्यू एडेड टैक्स पेट्रोल वगैरह पर लगाती है हमारे देश की सरकार। केंद्रीय सरकार लगाती है एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार लगाती है वैल्यू एडेड टैक्स। बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ टैक्स है, इतने सारे टैक्स हैं। कुल मिला के आपसे कोई पूछ ले कि टैक्स होता क्या है तो कुछ इधर उधर बोलो या ना बोलो, ये बात जरूर बोल देना, टैक्स एक ऐसी कंपलसरी पेमेंट है जो हम लोगों को सरकार को देनी ही पड़ती है। हम लोग आम इंसान भी है, हम लोग कंपनी भी है, हमारी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है तो उसमें से भी टैक्स देना पड़ेगा। जो प्रॉफिट पे टैक्स दिया जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों कॉर्पोरेट टैक्स, ये ध्यान रखना, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स बोलते हैं। तो सब लोग टैक्स देते हैं, चाहे वो हाउस होल्ड हो, हाउस होल्ड मतलब आम जनता, हम आप, और चाहे फर्म हो, फर्म मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर। तो अब टैक्स की डेफिनेशन आपके सामने, एक छोटी सी मीनिंग ऑफ टैक्स, टैक्स होता क्या है आखिर। तो दोस्तों टैक्स इज अ लीगल कंपल्सरी पेमेंट, एक इंपॉर्टेंट लीगल कंपल्सरी पेमेंट है मेड बाय हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड ने दी है, एंड फर्म्स टू द गवर्नमेंट। बहुत आसान है। कुल मिला के हमारे देश में टैक्स को ना दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, दो टुकड़े कर रखे हैं। जितने भी टैक्स हैं, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल ये बताया आपको, इन सभी की दो कैटेगरी बना रखी है। एक ऐसे टैक्स है कि सरकार ने जिस पर लगाए थे वो सरकार को गोली दे देता है और पे कोई और करता है। देखते हुए बताता हूं कैसे। कुछ कैटेगरी ऐसी है, मान लो सेल्स टैक्स है। देखो, तो जिस बंदे ने सामान बेचा है ना, जिसने सेल्स की है, तो उसने सेलिंग करके पैसे कमाए हैं, तो उन पैसों पर टैक्स हो सकता है, वो सेल्स टैक्स होता है। तो ईमानदारी से ये टैक्स उसको देना चाहिए जिन्हें सेलिंग करी है। लेकिन तुम सामान खरीदते हो, तुम पार्ले जी का बिस्किट खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, उस पर एमआरपी लिखा होता है और ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। तो पे उसने किया है वो एक्चुअली जिसने सामान खरीद लिया, लेकिन पे किसको करना चाहिए था? जिसने पैसे कमाए सेलिंग करके। सर्विस टैक्स की बात करो तो सर्विस टैक्स, जब हम मूवी देखने जाते हैं या सर्कस देखने जाते हैं तो उसके टिकट पे सर्विस टैक्स लिखा होता है। एक्चुअली सर्विस प्रोवाइड करके सर्विस प्रोवाइडर पैसे कमाता है, थिएटर वाला पैसे कमाएगा, तो उन पैसों पे थिएटर को टैक्स देना चाहिए, जिसको सर्विस टैक्स बोलते हैं। सरकार ने उस पर लगाया है, लेकिन देता कौन है? जो टिकट परचेज करता है। तो कुछ टैक्स ऐसे हैं जो सरकार ने लगाए किसी और पर है और दे कोई और रहा है।
और दोस्तों कुछ टैक्स ऐसे हैं जो मुझ पे लगाए हैं तो मुझे ही देने पड़ेंगे, अब मैं उसको किसी और के ऊपर नहीं थोप सकता। ऐसे टैक्स देखो, मेरी इनकम पे टैक्स लगाया है तो मैं ही दूंगा, पड़ोसी नहीं देंगे। मेरी कंपनी के प्रॉफिट पे टैक्स लगाया है तो मेरी कंपनी ही टैक्स देगी। जैसे कि पेप्सी के प्रॉफिट पे टैक्स लगाया तो पेप्सी को ही टैक्स देना पड़ेगा, कोका कोला देने नहीं आएगी। आपकी प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाया ना तो आप ही दोगे, आपका पड़ोसी नहीं देगा। तो ऐसे टैक्सेस अलग कैटेगरी में। तो दो तरीके की कैटेगरी हो गई, एक ऐसे लगाए किसी और पर है टैक्स सरकार ने और दे कोई और रहा है, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में जिस पर सरकार ने लगाए हैं वो टैक्स उसको ही देने पड़ेंगे। तो दोस्तों इस बेसिस पे टैक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है हमारे देश में। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स है जिस पर लगाए गए हैं उसी बंदे को देने पड़ते हैं। एग्जांपल के तौर पर इनकम टैक्स बोल सकते हो, हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, कंपनी के प्रॉफिट पे ऊपर लगने वाला कॉर्पोरेशन टैक्स है। और कुछ टैक्स होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जो लगाए तो किसी और पर गए हैं लेकिन पे कोई और कर रहा है। यहां पर सेल्स टैक्स इसका एग्जांपल हो सकता है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स भी हो सकता है। अच्छा, सर्विस जो थिएटर पर टिकट पे लगता है ना वो एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, सर्विस टैक्स नहीं होता। सर्विस टैक्स तो होटल वगैरह के उस पर लगता है, ठीक है, ध्यान रखना उसको। वो जबान फिसल जाती है, कभी कभी चीजें इधर उधर हो जाती है तो उस वजह से। तो थिएटर के टिकट पर जो टैक्स लगता है वो एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, एंटरटेनमेंट टैक्स। ओके दोस्तों, तो अब आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। इधर देखो, इधर लिखे बेसिकली डायरेक्ट टैक्स के बारे में और इधर लिखेंगे बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। बात ध्यान से सुनोगे तो बिल्कुल समझ में आएगी। डेफिनेशन लिख रहा हूं, डेफिनेशन आसान है। डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन, जिस पे लगाए हैं उसी को देने पड़ेंगे। तो क्या लिख दूं? दीज आर दोज टैक्सेस हुज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, लाइबिलिटी एंड बर्डन बोथ लाइज ऑन सेम पर्सन। जिस बंदे पे लगाए गए हैं उस पे लाइबिलिटी है, उस पे बर्डन है। बस पहली लाइन पूरी नहीं लिखी मैंने, दीज आर दोज टैक्सेस नहीं लिखा, हुज से शुरू कर दिया। तो आप प्लीज मैनेज करना है इस चीज को। अगर यहां लिखना है डिफरेंस मतलब डेफिनेशन, तो दीज आर दोज टैक्सेस हुज लाइबिलिटी, लिख दो यहां पर, हुज लाइबिलिटी इज ऑन वन पर्सन एंड मैंने से लिखा है एंड बर्डन इज ऑन अनदर। ये बात समझ जाओ, इसका जो बर्डन है वो शिफ्ट नहीं हो सकता डायरेक्ट टैक्स का। यानी तुम पे लगाया है तो तुम्हारी इनकम पे लगाया है तो तुम्हें ही पे करना पड़ेगा। बर्डन कांट बी शिफ्टेड। यहां पर बर्डन शिफ्ट हो सकता है, इसके लिए वर्ड है बर्डन बोलो या फिर इंसिडेंस। इंसिडेंस भी बर्डन की जगह शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो ये समझ लो। इकोनॉमिक्स के लिए, सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं। दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा बेसिकली दोस्तों, जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स पर लगाए जाते हैं। तो लिखा है इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं। कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी पर और इंसानों पर जो लगते हैं इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स। और बेसिकली ये वाले टैक्सेस, ये दूसरा डिफरेंस था ना तीसरे पे, ये टैक्सेस गुड्स पे और सर्विसेज पर लगाए जाते हैं। तो तीन अंतर हो गए। चौथा एग्जाम्पल हो जाएगा इसके एग्जाम्पल और इसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस पे लगाया जाता है। ये देखो, सेल्स टैक्स भी गुड्स की सेल्स पे लगाया गया है, एक्साइज ड्यूटी भी गुड्स के प्रोडक्शन के ऊपर लगाया गया है। तो लगे सारे के सारे गुड्स पे, और सर्विस टैक्स जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो उसकी इनकम हो रही है, उसके ऊपर लगाया गया है ना। अब सरकार ने क्या किया, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे कि मैं क्लासीफाई कर देता हूं पीछे एक बारी, यहां चल देते हैं। इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लासीफाई करते हैं। तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, हाउस टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट है, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट है, कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट है, सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट है, वैल्यू एडेड इनडायरेक्ट है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट है। तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, ये इन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमारे देश की सरकार ने 1 जुलाई 2017 को खत्म कर दिया, और इन सब की जगह एक सिंगल टैक्स आ गया हमारे देश में, जिसको बोलते हैं जीएसटी।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको एक बात बताऊं कि जीएसटी जब आया है ना, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके आया है, डायरेक्ट टैक्स खत्म नहीं किए, लेकिन उन सब के अंदर कस्टम ड्यूटी खत्म नहीं हुआ है अभी। कस्टम ड्यूटी को इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर अभी शामिल नहीं किया गया, वो अलग से चल रहा है। ठीक है, इसके रेट्स के बारे में नहीं बताऊंगा कितने कितने परसेंट लग रहा है, क्योंकि वो तो बदलती रहेंगी और बदलती रहेगी बार बार जब जब समय चलता रहेगा। आगे दोस्तों, अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट बजट के बारे में कि सरकार का जो बजट बनता है इसके बेसिकली दो कंपोनेंट्स हो गए, एक सरकार के खर्चे और दूसरी सरकार के रिसिप्ट्स। यही पढ़ा है ना पूरे चैप्टर में अभी तक कि सरकार पैसा खर्च भी करती है और सरकार को पैसा मिलता भी है। एक्चुअली देखो, इसकी भी क्लासिफिकेशन है। गवर्नमेंट के खर्चे को गवर्नमेंट ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं, दो पार्ट की कैटेगरी बना रखी है। अब गवर्नमेंट ने अपने रिसिप्ट्स की भी दो पार्ट की कैटेगरी बना रखी है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट्स। अब इनके बारे में पूरा बताऊंगा, इनकी डेफिनेशन वगैरह क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को सरकार ने दो पार्ट में और डिवाइड कर दिया। एक ऐसी रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो टैक्स की फॉर्म में होती है, तो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं उनको, और ऐसी जो टैक्स की फॉर्म में नहीं होती उनको नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं। अब सरकार के पास जो टैक्स की फॉर्म में पैसे नहीं है और रेवेन्यू रिसिप्ट भी है, जैसे कि अभी ज़्यादा डेफिनेशन दूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगी, वैसे बताया तो फीस फाइन सरकार चलान वलान काट देती है, टैक्स नहीं है, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट है और वो टैक्स की फॉर्म में नहीं है, तो एस शीट वगैरह सब इसमें आएंगे। फिर टैक्स की फॉर्म में जो सरकार के पास पैसे आते हैं वो दो तरीके से आते हैं, तो इसकी भी दो आगे कैटेगरी है। एक डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है और दूसरी इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है। भाई मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं ना, इस पर पूरा ध्यान दिया करो, क्योंकि मैंने लिखा कम है, यहां पर बोला ज्यादा है, तो वो चीज सुननी है। जैसे मैंने यहां पर डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट पूरा नहीं लिखा, सिर्फ डायरेक्ट टैक्स लिख दिया यहां पर। ये जो मैंने डायग्राम सब बना दिया ना, ये एक तरीके से गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर बन गया आपके सामने, पूरा का पूरा गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर बन गया। अब मुझे सिर्फ इनके बारे में बताना बाकी है कि आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो देखते हैं, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं, खर्चे की बात कर रहा हूं। खर्चा पहले अपने दिल से लगाना, फिर आगे बात करना, क्योंकि दिल पे लगेगा कॉन्सेप्ट तभी बात समझ में आएगी। कोई भी पैसा खर्च कर लो यार, खर्चा करने से होता क्या, दो वर्ड यहां पर इस्तेमाल करूंगा, दोनों का मीनिंग समझना, तब आगे बात बनेगी। एक वर्ड यहां बार बार इस्तेमाल करेंगे जिसको बोलेंगे एसेट्स। एसेट्स का मतलब कुछ भी होता हो, आप मान के चलो एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी। आपका फर्नीचर, आपकी बिल्डिंग, आपकी लैंड, आपके हाथ में है पेन, ये सब आपके एसेट्स हैं, आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरा वर्ड यहां पर लायबिलिटी यूज करूंगा। लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, कर्ज या कर्जदारी, सही शब्द कर्जदारी, देनदारी। ठीक है, ये दो वर्ड यूज करूंगा। अब खर्चा यहां पर इन्वॉल्व कर रहे हैं। देखो, जब हम पैसे खर्च करते हैं, खर्च करने के बाद क्या होता है, पैसे खर्च करते हैं तो कुछ मिल जाता है हमें। टॉफी खरीद ली, बिस्कुट खरीद लिया, चॉकलेट खरीद ली, कोल्ड ड्रिंक खरीद ली, राजमा चावल खरीद लिए, मोमोज खरीद लिए, चाय पी ली, तो पैसे देके कुछ ना कुछ मिलता है हमें, है ना। तो ऐसा ही सरकार करती है, जब सरकार पैसे खर्च करती है तो कुछ ना कुछ मिलता है सरकार को भी। सड़क बनवा ली, स्कूल की बिल्डिंग, हॉस्पिटल की बिल्डिंग, या कुछ भी चीजें। तो दोस्तों, सरकार जब पैसे खर्च करती है तो जो सरकार को मिलता है, यानी सरकार अपने एसेट्स को बढ़ा लेती है। ये बढ़ाने के लिए मैंने ये निशान लगा दिया। सरकार अपने पास कुछ जोड़ लेती है अपनी प्रॉपर्टी में, या तो सरकार अपनी प्रॉपर्टी में कुछ जोड़ लेती है खर्चा करने के बाद, या ऐसा भी हो सकता है हम जब खर्चा करते हैं ना, अगर हमने कुछ खरीदा नहीं, हमने पैसे दिए किसी को और हमने कुछ खरीदा नहीं, ना सर्विस ना गुड्स, कुछ नहीं खरीदा, इसका मतलब हमने कर्जा उतारा है। नहीं, जब ले रखा था कर्जा वो उतारा है, कर्जे को बोलते हैं लायबिलिटी। तो नॉर्मली जब भी हम या सरकार कोई भी पैसा खर्च करता है, या तो वो कुछ खरीद के अपने एसेट्स बढ़ा लेता है, और नहीं खरीदा कुछ तो हमारे ऊपर जो कर्जा था तो उसको उतार देते हैं। दोनों में से एक बात होती है ना। अगर दोनों में से कोई भी बात नहीं हुई सरकार के साथ, सरकार ने कोई ऐसा खर्चा कर दिया जिससे ना तो सरकार के एसेट्स बढ़े ना लायबिलिटी कम हुई, तो दोस्तों उन खर्चों को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब तुम बोलोगे सर एग्जाम्पल देके बताओ, ऐसे कौन से खर्चे हैं कि ना सरकार का एसेट्स बढ़े ना सरकार की लायबिलिटी कम हो। तो सरकार अगर किसी को ब्याज देती है, इंटरेस्ट पेमेंट करती है ना,
तो सरकार का कर्जा कम नहीं होता, क्योंकि लोन का अमाउंट तो उतना ही बना रहता है ना, सरकार कुछ खरीद पाती नहीं, तो वो सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। और ऐसे खर्चे लाइक कंस्ट्रक्शन कुछ करा रही है तो जो प्रॉपर्टी बन रही है वो सरकार की तो है। तो इस दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, जिनसे एसेट्स बढ़ जाए, लायबिलिटी कम हो जाए, उनको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जिनसे ऐसा कुछ ना हो उनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपके सामने फुल फ्लेज्ड एक तरीके से यहां पर डिस्टिंग्विश कर दिया गया है, ये देख लो। अच्छा, इससे पहले एक बात बताऊं, ये एम्प्टी स्लाइड है, ये भी एम्प्टी स्लाइड है आपके पास, ठीक है। तो यहां चलते हैं। हाँ, तो ये जो दोस्तों लिखा है यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूं ये सभी एग्जांपल्स गवर्नमेंट के खर्चे के हैं, और इन सभी खर्चों को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एग्जाम ओरिएंटेड एग्जांपल्स हैं। एग्जाम में क्या होगा, एग्जांपल आपको लिखा हुआ मिल जाएगा और आपसे पूछेगा कि कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आप बताओ। और इधर लिखे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो मैंने उल्टा ही लिख दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब देखो, जिन चीजों से एसेट्स बढ़ जाए, पीछे क्या लिखा था, एसेट्स बढ़ जाए, लायबिलिटी कम हो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर को देख रहे हैं, ठीक है ना, ये खाली जगह है, ये देखो लिखा है पहला, लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट। केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार को लोन दे दिया। तो जब हम किसी को लोन देते हैं तो जिसको लोन दिया है वो हमारा एसेट बन जाता है, प्रॉपर्टी। अकाउंट्स वाले बच्चे जानते हैं, उसको बोलते हैं डेटर, DEBTOR, डेटर बन जाता है। तो जब सरकार ने किसी को लोन दिया है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फॉरेन गवर्नमेंट हो, सरकार के उससे एसेट्स बढ़ जाते हैं। वो तब तक सरकार की प्रॉपर्टी है जब तक वो लोन वापस नहीं कर रहा। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। अगला, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं तो गवर्नमेंट ने फिर अपने पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी यानी एसेट्स बढ़ा लिए हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, इसका मतलब समझना, रीपेमेंट ऑफ लोन का मतलब सरकार ने किसी से लोन लिया था, अब पेमेंट कर दिए, पैसे दे दिए, तो सरकार ने अपना यहां पर कर्जा उतारा है, तो यहां पर सरकार ने लायबिलिटी कम की है। तो चाहे लायबिलिटी कम हो चाहे एसेट्स बढ़े, ठीक है। अगला, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सरकार ने लैंड और बिल्डिंग खरीद ली, अब खरीद ली तो अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा ली ना, रीजन लिख रहा हूं साथ के साथ। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड वगैरह, तो ऐसा करके भी सरकार अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रही है। तो ऐसा कोई भी खर्चा जिससे या तो एसेट्स बढ़ता हो या लायबिलिटी कम होती हो, उन सभी खर्चों को कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं, ठीक है जी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सरकार ने ब्याज दिया है तो कुछ नहीं हुआ, ना लायबिलिटी कम हुई ना कुछ खरीद लिया। ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, देखो यहां लिखा है ग्रांट्स और यहां लिखा है लोन। लोन दिया तो कर्जदार बना दिया, लेकिन सरकार ने किसी की हेल्प करी है तो हेल्प करने पे सरकार ये नहीं मानती कि उससे पैसे वापस लेने हैं, कोई नहीं मानता। हेल्प, ग्रांट का मतलब मान लो कि हेल्प है, ठीक है। तो हेल्प करी है तो सरकार ने किसी को अपना कर्जदार नहीं बनाया, ना ही अपना कर्जा उतारा, ठीक है। सब्सिडीज भी पैसों की हेल्प होती है, सरकार ने किसी को दी तो ना तो इससे एसेट्स बढ़ते हैं ना ही इससे लायबिलिटी कम होती है, क्रॉस है। पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड पेंशन, अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज और पेंशन देना भी ऐसा कुछ नहीं करता। देश में आर्मी डिफेंस सर्विसेज या हेल्थ की सर्विसेज, डिस्पेंसरी वगैरह खोल देना, ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जिनसे ना एसेट्स बढ़ते ना लायबिलिटी कम होती। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा ना, मान लो ये लिखा है रीपेमेंट ऑफ लोन कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे है, तो हम बताएंगे रीपेमेंट ऑफ लोन की वजह से सरकार की लायबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए रीपेमेंट ऑफ लोन कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर पूछेगा आपसे सब्सिडीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे है, तो हम बोलेंगे सब्सिडीज की वजह से ना तो सरकार के एसेट्स बढ़ते ना लायबिलिटी कम होती, तो इस वजह से सब्सिडीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंग्लिश में लाइन लिखनी हो तो लिख सकते हो, सब्सिडीज नीदर लीड्स टू इंक्रीज इन एसेट्स नोर लीड्स टू डिक्रीज इन लायबिलिटी, दैट्स व्हाई इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रीपेमेंट ऑफ लोन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एज इट रिड्यूसेस या इट डिक्रीजेस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट्स इट, ऐसे लिखना है। अब ये खर्चे की बात करी थी, टेक्निकल बातें थी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी। आगे आ जाओ, रिसिप्ट्स भी। सरकार ने अपनी रिसिप्ट्स भी दो पार्ट में डिवाइड की हुई है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरी होती है दोस्तों कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट्स होती है, सीधी बात करूं आपसे, इन दोनों पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो रिसिप्ट से एक्चुअली होता क्या है, रिसिप्ट जब किसी के पास होती है तो उससे होता क्या है, जब रिसिप्ट का मतलब पैसे मिलना, जब किसी को पैसे मिलते हैं तो होता क्या है, मुझे मिले हैं पैसे, मान लो तुम्हें मिले हैं पैसे, तो पैसे मिले हैं तो हमने अपना कुछ बेच दिया होगा मार्केट में,
जब दुकानदार सामान बेचता है यानी सेलिंग करता है तब उसको पैसे मिलते हैं। अगर आपने भी कोई प्रॉपर्टी, स्कूटी वगैरह कुछ बेचा हो तो पैसे मिलेंगे, कोई सामान बेचा हो तो पैसे मिलेंगे। तो पैसे मिलते हैं तो उसकी वजह से हम अपना कुछ बेच देते हैं, यानी अपनी प्रॉपर्टी कम कर लेते हैं, एसेट्स कम कर लेते हैं अपने। या फिर हमें पैसे मिल सकते हैं अगर हम किसी से कर्जा मांगे तो, कर्जा मतलब लायबिलिटी। तो पैसे मिलने के दो कारण हैं, या तो हमने अपना कुछ बेचा या हमने मांगा कर्जा, अपने ऊपर कर्जा चढ़ा दिया। ऐसा किया, ऐसा हुआ हमारे साथ, तो ऐसे खर्चों को बोलते हैं कैपिटल, और ऐसे रिसिप्ट्स को बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। और अगर पैसा मिला हमें और उसकी वजह से ना तो हमने कुछ बेचा ना हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा, तो ऐसे रिसिप्ट्स को बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। गवर्नमेंट के लिए है वर्ड ये। अगर आपको बताऊं, सरकार किसी का चालान काट देती है ना, तो ना तो सरकार का कुछ कम होता ना सरकार के ऊपर कर्जा चढ़ता। तो चालान काटना, फाइन लगाना, फीस लेना, एसचीट और टैक्स लेना, कोई कर्जा नहीं चढ़ता। टैक्स की वजह से भी टैक्स ले लेती है सरकार, उसके बदले कोई वादा नहीं कर रही कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तुमसे टैक्स लिया तो ये नहीं बोल रहे कि तुम्हारे घर के भारी सड़क बनेगी, सरकार उस पैसे का कुछ भी करे। तो वो सब रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आते हैं। और बाकी रेवेन्यू रिसिप्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक टैक्स रेवेन्यू, दूसरी नॉन टैक्स रेवेन्यू। वो क्लासिफिकेशन में आपको बता चुका हूं। तो कुल मिला के दोस्तों, गवर्नमेंट रिसिप्ट्स के बारे में जो बात कर रहे थे वो दो हो गई। एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जिससे ना तो सरकार का कोई एसेट्स बढ़ता, तो नीदर सरकार का एसेट्स कम होता, नॉर सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी चढ़ती है, कर्जा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी सरकार की कैपिटल रिसिप्ट्स होती है, जिससे इधर सरकार के एसेट्स कम हो जाते हैं और सरकार की लायबिलिटीज बढ़ जाती है। दोनों में से कोई भी एक काम होता है, ठीक है जी। और यहां पर लिखे एग्जांपल, बेसिकली इधर रेवेन्यू रिसिप्ट्स का एग्जांपल है, और इधर एग्जांपल है कैपिटल रिसिप्ट्स के। तो एक बारी चेक कर लेते हैं, सीधा सीधा चेक कर रहे हैं कि कैपिटल रिसिप्ट्स कैसे है। कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी होती है? जिनसे या तो एसेट्स कम हो जाए या लायबिलिटी बढ़ जाए। देखते हैं, एक चीज चेक करते हैं। यहां लिखा है पहला डिसइन्वेस्टमेंट, या फिर इसको सेल ऑफ शेयर्स इन पीएसयू बोलते हैं। सरकार जब अपनी कंपनी का हिस्सा मार्केट में बेच देती है तो सरकार की एसेट्स कम होगी नहीं होगी? एसेट्स कम हो जाती है सरकार की, तो पैसा तो मिलेगा ही सरकार को। बेचने के बाद पैसा मिला है तो रिसिप्ट है, अब एसेट्स कम हुए हैं, इस वजह से कैपिटल रिसिप्ट है। रिकवरी ऑफ लोन, सरकार ने किसी को लोन दिया हुआ था, तो फिर आज उस बंदे ने या उस ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार को लोन वापस कर दिया। तो सरकार ने जब उसको लोन दिया था वो सरकार का डेटर बन गया था, अब वापस कर दिया तो सरकार का एसेट्स कम हो गया। पहले वो डेटर था ना, अब वो सरकार का डेटर नहीं रहा। गवर्नमेंट ने कर्जा लेके अपने ऊपर लायबिलिटी चढ़ा ली। गवर्नमेंट ने प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट लिया हुआ है अपने एम्प्लॉइज का, या पब्लिक में जो पैसा जमा करा रहे हैं अपने पीएफ अकाउंट के अंदर। पीएफ अकाउंट होता है जिसमें एम्प्लॉइज अपना पैसा जमा कराते हैं। सरकार उस पैसे को स्टोर करके रखती है और जब उस बंदे को जरूरत होती है तो सरकार वापस कर देती है। लेकिन सरकार इस पैसे को इस्तेमाल कर रही होती है, अपने ऊपर कर्ज मानती है सरकार इस पैसे को, तो इसकी वजह से सरकार के ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के अंदर भी कुछ लोग पैसा जमा कराते हैं, वो भी सरकार अपने ऊपर इसको लायबिलिटी की तरह मानती है। ठीक है, अब सरकार को रेवेन्यू रिसिप्ट्स यानी इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो सरकार के एसेट्स कम होंगे ना लायबिलिटी बढ़ेगी। कोई भी टैक्स हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रांट्स मिल जाए, जैसे कोविड के अंदर ग्रांट्स मिली थी WHO से सरकार को, सर फीस ले ले, चालान काट दे, ब्याज मिल जाए सरकार को, प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स हो जाए या एसचीट्स हो जाए, ऐसे सब रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। तो एग्जाम्पल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन कोई पूछे कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, तो दीज आर दोज रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच ईदर डिक्रीजेस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट और इंक्रीजेस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इसी में ईदर और को हटा के नीदर नोर कर दो तो डेफिनेशन बन जाएगी रेवेन्यू रिसिप्ट्स की। तो ध्यान रखना दोस्तों, नोट करने लायक बात है, पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट आपको बताता हूं। जो पहले बताया था वो भी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट था, अब बता रहा हूं वो भी। गवर्नमेंट बजट के दो टुकड़े करें हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट, अब एक्सपेंडिचर नहीं लिखा यहां पर, एक होता है कैपिटल बजट। ठीक है, अब कैपिटल बजट भी दो तरीके का होता है, एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन ही स्ट्रक्चर है। अब रेवेन्यू बजट भी दो तरीके का होता है, एक होता है रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब जो रेवेन्यू की रिसिप्ट है ये भी दो तरीके की है, एक टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है, दूसरी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट भी दो तरीके की है, एक डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है, एक इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है। इतनी सारी क्लासिफिकेशन है। तो यहां से क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स कितने होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं, एक रेवेन्यू बजट, दूसरा कैपिटल बजट। कोई पूछे रेवेन्यू बजट क्या होता है, तो इट इज द पार्ट ऑफ बजट विच इंक्लूड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। कोई पूछे कैपिटल बजट क्या होता है, तो इट इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट विच इंक्लूड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। दैट्स इट, आसान डेफिनेशन है। कोई बच्चा अगर ये बोलता है ना कि गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक गवर्नमेंट का खर्चा, दूसरा गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी भी तरीके से कर लो। तो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा मैंने आपको बताया, ये स्लाइड डबल हो गई, मतलब सेम चीज लिखी हुई है, ठीक है जी। तो यहां बात खत्म होती है। अगला, सारा फोकस बजट के डेफिसिट पे करना है। बजट डेफिसिट वो सिचुएशन होती है दोस्तों जहां पर सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर सरकार की टोटल रिसिप्ट्स से ज्यादा होता है। सरकार को मान लो खर्चा करना है 100 करोड़ का और सरकार के पास रिसिप्ट होनी है 60 करोड़ की, तो यहां पर 40 करोड़ का डेफिसिट हो गया। कैसे निकाला? टोटल एक्सपेंडिचर को टोटल रिसिप्ट्स में से माइनस कर दो, तो उसका फॉर्मूला भी बन गया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। तो बेसिकली बजट डेफिसिट की बात करनी है, और बजट डेफिसिट तीन तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट यहां बात कर लूं। पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट। तीनों डेफिसिट अच्छे से करने हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, इनका फॉर्मूला समझना है। देखो रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं, सिर्फ रेवेन्यू की बात करनी है, तो यहां देखो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा है ना, तो उस सिचुएशन को बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। मान लो सरकार ने रेवेन्यू वाले खर्चे 10 रुपए के करने हैं, लेकिन सरकार को रेवेन्यू रिसिप्ट होगी 8 रुपए की, तो 2 रुपए सरकार को फालतू खर्चा करना है ना, वो चीज रेवेन्यू डेफिसिट है। तो ये वो सिचुएशन होती है दोस्तों जहां पर गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम होती है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। डेफिनेशन क्या बनेगी? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये डेफिनेशन के लिए मैंने लिख दिया। फॉर्मूला कोई पूछेगा तो ऐसे निकाल देंगे इसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस कर दो, दैट्स इट, ओके। हाँ, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? ये इससे मिलता जुलता है थोड़ा सा। भाई टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट्स के बीच का अंतर सिर्फ बजट डेफिसिट होता है। अब इस अंतर में एक काम करते हैं, टोटल रिसिप्ट के साथ एक खेल खेलेंगे। क्या खेल खेलेंगे? देखो मान लो टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसिप्ट से। अब रिसिप्ट के अंदर तो सारी रिसिप्ट आ गई है, चाहे रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, चाहे वो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ हो गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट को कहीं से फाइनेंशियल एड मिली हो, या गवर्नमेंट को बोरिंग मिली हो, सब कुछ आ जाता है उसमें, या डिसइन्वेस्टमेंट सरकार ने किया हो तो भी पैसे मिल रहे हैं, वो भी इसके अंदर है टोटल रिसिप्ट में। हम सिर्फ एक काम करते हैं कि बोरोइंग्स इस वाली टोटल रिसिप्ट में नहीं रखते हैं, सिर्फ अभी के लिए। तो यहां लिखा टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। एक्सक्लूड मतलब हटाना, उसके लिए नेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, नेट ऑफ उधार का पैसा, नेट ऑफ बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज बोल दिया मैंने। तो अब इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा ना दोस्तों, वो इन दोनों के बीच के अंतर की तरह सेम नहीं आएगा। इस टोटल रिसिप्ट में तो बोरिंग थी, इसमें नहीं है, तो ऐसे वाला डेफिसिट जबरदस्ती कैलकुलेट करोगे इतना मुश्किल सोच के, तो उसको बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला हो गया टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और इस टोटल रिसिप्ट में बोरिंग्स नहीं है, तो यहां लिख दिया एक्सक्लूडिंग उधार। उधार लिख दिया, उधार सरकारी उधार, ठीक है, इसको हटा दो, बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, ऐसा कुछ। अगर फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, मतलब ये डेफिसिट कैलकुलेट कर दिया, इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? ये होता है दोस्तों फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, दैट्स इट। ये डिफरेंस होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। इन सब की वैल्यूज देकर, इसकी और इसकी वैल्यू देके आपसे रेवेन्यू डेफिसिट पूछ लेगा, इसकी और इसकी वैल्यू देके आपसे फिस्कल डेफिसिट पूछ लेगा। एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट ये शो करता है कि सरकार की बोरिंग रिक्वायरमेंट कितनी है। बोरिंग पहले से ही माइनस होती है,
इसका मतलब ये नहीं कि पहले से माइनस होती है, हम ये बजट सारा एडवांस में बनाते हैं ना, तो जब ये डेफिसिट कैलकुलेट कर रहे थे तब हमने उधार लिया ही नहीं था। सरकार हमेशा चाहती है कि जितने पैसे देश के लिए खर्च होने हैं उतने ही खर्च करें। अगर सरकार को लग रहा है कि 100 रुपये का खर्चा करेगी और सरकार के पास 60 रुपये हैं आएंगे, तो सरकार को लगता है 40 रुपये की और जरूरत है, तो सरकार 40 रुपये का लोन ले लेती है, देश की तरक्की में पूरा योगदान देती है। लेकिन समझे, तो बोरिंग रिक्वायरमेंट शो करता है फिस्कल डेफिसिट सरकार की, इस बात को ध्यान रखना, ये अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे दोस्तों, ये खाली स्लाइड है तो मैं टिक कर देता हूं, यहां पर इसका कोई वैल्यू नहीं था। अब जो आपको मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, यहां से पेपर में क्वेश्चन आता है, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सरकार जब अपना बजट बनाती है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर देख लो जो हमने टॉपिक कराए हैं। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं पहले। आ जाएगा टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है, इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है। अभी बजट के स्ट्रक्चर में आपको बताए थे, सबकी डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने, आप इसको स्टॉप करके एक एक चीज पढ़ सकते हो, आसान लैंग्वेज में लिखी हुई है, ठीक है। रेवेन्यू बजट क्या होता है आपको बताया, कैपिटल बजट क्या होता है, मतलब बताने के बाद नोट्स की तरह आपको प्रोवाइड कर रहा हूं चीजें। और ये लर्न एंड फन कॉमर्स नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर सब कुछ मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स के 2 एग्जांपल दो, या इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका बर्डन ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये सब चीज लिखी हुई है। क्लासिफाई करो एग्जांपल्स को कि कौन सा डायरेक्ट टैक्स है कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। 4 एग्जांपल दे दिए हैं, उनको अलग अलग उसमें डिवाइड करना है कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट है, सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट है, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट है, गिफ्ट टैक्स डायरेक्ट है। रीजन क्या लिखोगे, कोई भी टैक्स डायरेक्ट इसलिए होता है क्योंकि उसका बर्डन ट्रांसफर नहीं हो रहा, या फिर बोल दो जिस पे लगाए उसको देना पड़ेगा, या फिर रीजन दे दो लायबिलिटी एंड बर्डन बोथ आर ऑन सेम पर्सन। अब कोई भी इनडायरेक्ट क्यों है, क्योंकि लायबिलिटी किसी और पे, बर्डन किसी और पे। तो वही चीज चेक करने की कोशिश आपको पढ़नी है, क्योंकि आपकी इंटेंशन है पढ़ने की, नोट्स की फॉर्म में आपको सब कुछ मिल रहा है। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस पूरा प्रॉपर जो लिखकर बताया था। आगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस एग्जाम में आता है। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बीच में डिफरेंस एग्जाम में आता है। एग्जाम्पल देने नीचे जरूरी है, ध्यान रखना। और फिर बजट में डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट के 3 पार्ट होते हैं, टाइप्स, 3 टाइप्स होते हैं, ये सब लिखे हैं। और रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट वो सिचुएशन है जहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार के ज्यादा है, रेवेन्यू रिसिप्ट से आसान है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट क्या है, उसका फॉर्मूला भी दे दिया, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स माइनस कर दो, लेकिन नेट ऑफ बोरिंग्स फॉर्मूला। अगर टोटल रिसिप्ट्स आपको नहीं मिली कहीं लिखी हुई, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स का टोटल होता है। दोनों तरफ माइनस निशान लगाया हुआ इसलिए क्योंकि ब्रैकेट खोल रखी है, मैथ्स वाले बच्चे समझेंगे इसको। तुम एक ही बात ध्यान रखो, ऊपर वाले फॉर्मूले को बस। अगला प्राइमरी डेफिसिट, इसका और इसका डिफरेंस है, मतलब फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, ये लास्ट टॉपिक है गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में आपको देखने को मिलता ही है। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स या इंपॉर्टेंस या फंक्शंस या सिग्निफिकेंस कुछ भी आ जाए, सबका आंसर ये लिखना है। सरकार अपने बजट को बना के, यानी खर्चे की और रिसिप्ट की जो सरकार लिस्ट बनाती है, उस लिस्ट को बनाने के बाद सरकार क्या अचीव करना चाहती है। भाई पानी तो खत्म हो गया। सरकार अपने खर्चे से ये अचीव करना चाहती है कि गरीबी और अमीरी के बीच का गैप कम हो। इसको बोलते हैं दोस्तों रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो इनकम और प्रॉपर्टी की जो इनइक्वालिटी है अमीरी और गरीबी के बीच में, ये कम हो जाए। तो सरकार गरीब लोगों को कुछ बेसिक फैसिलिटीज फ्री में देती है, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटीज, मतलब कोई बीमार हो जाए तो फ्री में उनका इलाज है, स्कूल में कोई सरकारी में एडमिशन ले तो उनकी फीस नहीं लगती, या फिर गरीब लोगों की इनकम पे टैक्स नहीं लगता। और अमीर लोग जो लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं, कार, एसी, महंगे महंगे फोन, उन पर ज्यादा टैक्स है, डायमंड पे ज्यादा टैक्स है, और उनकी इनकम पे भी ज्यादा टैक्स है, 20%, 30% ऐसे टैक्स है। तो अमीरों की इनकम पर टैक्स लगा के वो उनकी खर्चने वाली इनकम को कम करना चाहती है, जिसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। और गरीबों की इनकम पर टैक्स ना लगा के, बल्कि उनको छूट देकर, सब्सिडीज देकर, कुछ चीजें फ्री देकर उनकी इनकम को बढ़ाना चाहती है, और उससे वो इनके गैप को कम कर देती है। तो ये ऑब्जेक्टिव है सरकार का, जो लिखा है यहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये लिख दो, या फिर और रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये अकेला ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 3 से 4 नंबर का आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है सरकार का, सरकार चाहती है रिसोर्सेज को रिएलोकेट करना। कैसे करेगी रिएलोकेट रिसोर्सेज को? सरकार चाहती है जो हार्मफुल गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं ना जो लोग, उन पर टैक्स ज्यादा लगाए,
और उनसे जो टैक्स के तौर पर पैसे इकट्ठे हुए हैं, रिसोर्स इकट्ठे हुए हैं, उन पैसों को वहां पर इस्तेमाल करें जो इको फ्रेंडली चीजें बना रहे हैं, ऐसी चीजें बना रहे हैं जो देश के हित में है, सोशल वेलफेयर बढ़ाने वाली चीजें हैं। तो सरकार इसलिए शराब पे, सिगरेट पे, गुटखा, पान मसाला पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है, और जो वेलफेयर वाली चीजें हैं, इको फ्रेंडली चीजें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, उन पे कम टैक्स लगाती है, कभी कभी नहीं लगाती है। तो खादी कपड़ा है, उस पर कम टैक्स लगता है, और जो लग्जरी आइटम्स हैं या पान मसाला है, उन पर ज़्यादा टैक्स लगता है। अच्छा, पान मसाला लग्जरी नहीं होता, ठीक है। तो सरकार ऐसे फंड्स को रीएलोकेट कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन उसको बता नहीं रही है जिस पर ज़्यादा टैक्स लगाया कि तेरे पैसे को मैं इस्तेमाल करके किसी और को दे दूंगी। यहाँ पर गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना चाहती है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव सरकार का है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा भी पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बोलो या प्राइस स्टेबिलिटी बोलो। देखो, प्राइस लेवल में बहुत बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशंस होती हैं, है ना। अगर ऐसी आ जाए तो इकोनॉमी के लिए बेकार है। तो गवर्नमेंट हमेशा अपने बजट के थ्रू चाहती है कि गवर्नमेंट इन फ्लक्चुएशंस को कम से कम कर दे। तो प्राइस की जो लार्ज स्केल की फ्लक्चुएशंस है उसको मिनिमाइज करना होता है स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट चाहती है स्टेबिलिटी। अगर प्राइस बहुत ज्यादा हो गए तो इन्फ्लेशन है, ऐसे में सरकार क्या करेगी? इन्फ्लेशन क्यों आई है? क्योंकि लोग ज्यादा सामान खरीद रहे थे, सरकार टैक्स लगा देगी लोगों पे, ज्यादा टैक्स बढ़ा देगी, है ना, तो कम कराएगी, प्राइस कम हो जाएंगे। अगर प्राइस बहुत कम है तो सरकार लोगों से टैक्स नहीं लेगी, टैक्स कम कर देगी ताकि लोग पैसा खर्चे और वापस प्राइस ऊपर चला जाए। तो ऐसे करती है सरकार। और सरकार चाहती है कि देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ का लेवल बढ़े, यानी जीडीपी बढ़े। तो जीडीपी बढ़ाने के लिए सरकार इन्वेस्टमेंट और सेविंग प्रपोजल्स को एनकरेज करती है, रहती है देश के अंदर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोलती है जहां पर लोग अपनी कंपनी को, स्टार्टअप को स्टैब्लिश करें, और वहां पर सरकार बोलती है टैक्स तुम्हें नहीं देना पड़ेगा काफी सालों तक, या कम देना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकार अपनी कंपनी जिसको पीएसयू बोलते हैं, जैसे कि एमटीएनएल, बीएसएनएल, भेल, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ऐसी कंपनीज, उसको मैनेज करती रहती है खर्चों से अपने। और सरकार चाहती है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसी स्कीम सरकार लॉन्च करती रहती है जिससे गरीबी दूर हो और लोगों को रोजगार मिले, जैसे कि नरेगा नाम की स्कीम बहुत फेमस है, और बहुत सारी है, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना, उनके नाम नहीं लूंगा, खैर एक दो का नाम इसमें ध्यान रहना आपको जरूरी है। तो इन 6 में से कोई भी, मैं बता रहा हूं, 5वां और 6ठा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने 4 हैं शुरू के। 4 भी छोड़ दो, स्टार्टिंग के 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से कोई भी एक 3 से 4 नंबर का एक्सप्लेन करना आ सकता है। कोई भी एक्सप्लेन करना आएगा ना, तो पहली लाइन में आप यही लिखिएगा कि सरकार इस ऑब्जेक्टिव को, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है अपने खर्चों और अपने कमाइयों की पॉलिसी से। गवर्नमेंट बजट क्या है? उसमें सरकार अपने खर्चे और अपनी कमाइयों की बात कर रही है ना, बस उनमें ही चेंज लाके सरकार इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है। तो बजटरी पॉलिसी, बजट की पॉलिसी मतलब बजटरी पॉलिसी, इसको फिस्कल पॉलिसी भी बोल दो। कोई बोले बजटरी पॉलिसी क्या होती है या फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, तो ये सरकार की वो पॉलिसी है जिसमें सरकार अपने टैक्स को बदलती रहती है, टैक्स रेट्स को कम ज्यादा करती रहती है, या अपने एक्सपेंडिचर को कम ज्यादा करती रहती है। तो उनको ही बदल बदल के, मैं बोल रहा हूं यहां पर गवर्नमेंट एजुकेशन फ्री दे रही है, स्कूल की सर्विस में फ्री दे रही है, हेल्थ सर्विस फ्री दे रही है, तो अपना खर्चा बढ़ा रही है ना। अमीरों पे टैक्स ज्यादा लगा रही है तो अपनी कमाई बढ़ा रही है ना, ऐसे बदलाव ला रही है। तो यहां पर 6 के 6 ऑब्जेक्टिव्स मतलब अच्छे से कर लेना, स्टार्टिंग के 3 वालों पे ज्यादा फोकस रखना। एक्सप्लेनेशन के तौर पे पहला अगर बताऊं, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ की अगर बात करें तो यहां पर रिच और पुअर के बीच का गैप कम करने की कोशिश की जा रही है। ये जो गैप है ना ज्यादा, इसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है, इक्वल नहीं लाना, है ना। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपके पास लिखी हुई है कि बजटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करके सरकार ऐसे ऐसे करती है। मैं इसको बोलूंगा, आपकी इंटेंशन है पढ़ने की तो आपके पास नोट्स की फॉर्म में पूरा मिला हुआ है, आप प्लीज इसको पोज करके अपनी कॉपी में नोट करो, या फिर लर्न एंड फन टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, वहां से आपको मिल जाएगा। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स में सरकार हमारे देश में सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना चाहती है, तो उन चीजों पर ज्यादा टैक्स लगाती है जो हानिकारक है हमारे लिए, हार्मफुल गुड्स हैं। पूरी एक्सप्लेनेशन आपको ये मिल गई, यहां पर भी सेम बढ़िया कर रखा है, ठीक है जी। अगला, सरकार इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहती है, यानी प्राइस की जो हाई लेवल की फ्लक्चुएशंस है इसको कम करना चाहती है, तो प्राइस स्टेबिलिटी चाहती है। प्राइस स्टेबिलिटी को ही बोलते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पूरी एक्सप्लेनेशन के तौर पे आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल गया यहां पर। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि टेलीग्राम चैनल पे आप जाओ, है ना। अगला दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी का बढ़ना। सरकार हमारे देश में जीडीपी बढ़ाना चाहती है, कैसे? ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपके पास है। मतलब हर एक चीज अच्छे तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश, साजिश जो मर्जी मान लो, तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की है। अभी भी वक्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने क्लासमेट्स को बता दो कि कितने अच्छा कंटेंट यहां पर मिल रहा है।
ठीक है दोस्तों, मैनेजमेंट ऑफ पीएसयू और रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, नरेगा जैसी स्कीम्स के थ्रू ऐसा किया जाता है। पॉवर्टी की बात कर रहा हूं, ये हल्के में लो, इसको मत करो 5वें नंबर के ऑब्जेक्टिव को चाहे तुम। तो यहां पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन पढ़ के आपको बताऊं। पहला, चैप्टर खत्म हो जाएगा बस, अभी कलर देख रहा हूं पेन का। इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। लाइन लिखिए, इंडिया प्रॉब्लम से सफर कर रहा है कि इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी है। तो हाउ कैन अ बजट बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट, बजट एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यहां पर इस्तेमाल कैसे हो सकता है? तो यहां पर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ वाला ऑब्जेक्टिव पूरा एक्सप्लेन कर दो, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है जी। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है, देयर हैज बीन कंसिस्टेंट राइज इन द प्राइस ऑफ ऑनियंस एंड पोटैटोस, भाई प्याज और आलू के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाउ कैन द गवर्नमेंट अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर, तो गवर्नमेंट अपना ऑब्जेक्टिव कैसे अटेन कर सकती है सामाजिक वेलफेयर को बढ़ाने का? बाय लोअरिंग द प्राइस ऑफ दीज एसेंशियल वेजिटेबल्स, मतलब सरकार को जिससे कि इन वेजिटेबल्स के प्राइस कम करने पड़ जाए। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूंगा कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, अपने अंदाजे से कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं वहीं पर उसका रिप्लाई कर दूंगा सही क्या है या नहीं है आपका आंसर सही। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, 1 शॉट के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।